18 ऑफ मई। ठीक है, तो हम द हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पेपर की न्यूज़ है, एक तो आपका ताउकई, जो तूफान ताउतई, वो अभी उसका बस नाम याद रखना है। इसका नाम शायद म्यांमार ने दिया है। और एक ऐसा नाम कौन रखता है, ये डिवाइडेड होता है कि एक देश हर बार नाम रखते हैं। तो मैं आपको बढ़ा दूंगा कभी, अभी नहीं बताऊंगा। तो आपको बस इतना याद रखना है। बहुत सीवियर एक्सट्रीम एक साइक्लोन था जो भी पास अवे हो गया है शायद, और शायद अभी ये एंटर कर गया। बस इतना ही याद रखना आप। दूसरी, दिल्ली में केस रिपोर्ट कम हुए हैं। देखो केसेस, मतलब कि केसेस कम होना स्टार्ट हो गया है। फिर ये वेव है, मुझे लग रहा है सेकंड वेव खत्म होती जा रही है, और अब देखेंगे जो भी होगा। उसके बाद जॉब लॉसेस, मतलब कि बॉडी इल ऑफ इकोनॉमी। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको नोट से बताऊंगा। मैंने आपको वर्ड ऑफ द डे मैं दिखाता हूँ, बॉडी मतलब क्या होता है। आप आएंगे, सॉरी, 17 ऑफ मई के खुले थे। तो बॉडी मतलब होता है ना चिंतन करना। एल मतलब एक तरीके से भविष्य के सूचित करना, कि भविष्य में क्या होने वाला है उसके लिए सूचित करना। तो ये मतलब होता है आपका बॉडी मतलब होता है। तो हमने कुछ, मैं वर्ड एक्सट्रेक्ट करता हूँ, जैसे फ्री मैंने फिरोशियस किया है, इसका मतलब होता है निर्दयी, मतलब आपका बिन और भयंकर करके होता है इसका मतलब। और मैंने बॉडी मतलब होता है पहले से चेतना या सकून देना, मतलब कि भविष्य में सूचित करना कि आपके साथ ये हो सकता है। तो ये सारी मतलब होता है इसका। तो इनलेस जो है वो पहले से बताया गया। जॉब लॉसेज जो है इलनेस फॉर इकनॉमी, मतलब भविष्य में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है इकनॉमी के साथ। तो इसका मतलब होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट राइजिंग हो रहा है, तो गुड साइन नहीं है इकनॉमी के लिए, हमारे के लिए। ये भी बोला है। अनएम्प्लॉयमेंट रोज, मतलब कि रेज हो गया है, मतलब कितना बढ़ गया 8% से, जो 6.5% इन द मार्च था। तो आपको ये भी याद रखना है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो एक अच्छा साइन है। इवन जो फॉर्मल सेक्टर भी ही मतलब कि अपनी जॉब लॉस करते जा रहे हैं। फॉर्मल, इनफॉर्मल तो कर ही गए हैं, उनके पास तो काम ही नहीं है, फॉर्मल भी करते जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद मतलब बहुत प्रॉब्लम आई इनकम जो है, मतलब ये कंज्यूमर्स है, जो मतलब इनकम कंज्यूमर है, मार्केट में डिमांड कम हो गई है। क्योंकि डिमांड के ऊपर तो प्रोडक्शन होगा। अगर डिमांड जिस चीज़ की बढ़ेगी वो प्रोडक्शन होगा। लोगों ने अपने एक्सपेंडिचर कम, खर्चे कम करने स्टार्ट कर दिए हैं। 90% ऑफ जो फैमिलीज़ हैं वो इनकम उनकी श्रिंक हो गई है। तो उनके क्या हो गया, उनके खर्चे भी कम हो गए हैं। जो इनकम कंज्यूम मतलब सेंटीमेंट है, मतलब कि हिट किया है, तो लोअर कर दिया है इनकम, मतलब इनकम इज़ लोअर देन इट वॉज, मतलब लास्ट ईयर से कम इनकम हो गई है। 90% जो फैमिली की इनकम है वो श्रिंक हो गई है। ठीक है ना। वी कान नॉट डिपेंड ऑन द एक्सपोर्ट, हम हर चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमें डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए भी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए क्या है, पहले वो 2 बिस्कुट खा रहे थे, अब वो 1 बिस्कुट खा रहे हैं। तो आपको ये हिसाब देखना है कि लोगों की जो डिमांडिंग है वो लोगों की डिमांडिंग कम हो गई है। तो फ्रंट पेपर की न्यूज़ इससे रिलेटेड है। थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लिख सकते हो। उसके बाद ये अभी कोर्ट में केस है कि जो भी सेंट्रल वीज थे पेंडेमिक टाइम में आप बना रहे हो, कि वो एक अच्छे से अच्छा है या नहीं है। ठीक है ना। अभी केस है, जब जो भी आएगा उसके बाद हम देख लेंगे इसका वर्डिक जो भी आएगा। फिर हम आते हैं अपने, सीधा आते हैं इधर तुम्हारा कोस्टल रेगुलेशन जोन पे। मतलब केरला के अंदर कुछ बिल्डिंग थी, वो कोस्टल रेगुलेशन जोन का वायलेशन कर रही थी। तो उन बिल्डिंगों को मतलब डिमोलिश किया गया। तो उसके कोस्टल रेगुलेशन जोन पढ़ेंगे हम, क्या क्या है हमारे 2011 क्या है, लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या क्या आए हैं, मतलब कि हाई टाइड लाइन क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे, अपने नोट से पढ़ेंगे। उसके बाद वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइडेड किया है टू सेटअप द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये एक तरह से मैं आपको इनफॉर्मल चैनल से बताऊँ ये क्या होता है। अगर कोई आपका एमपी, मतलब एमएलए, मतलब नहीं सेलेक्ट हो पाता है किस में, इलेक्शन से, तो एक इनफॉर्मल चैनल रखती है गवर्नमेंट, इस सेलेक्ट करके अंदर भेज देती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये कैसे बनती है, क्या इसमें रोल होता है, वो हम पढ़ेंगे। 1969 से पहले थी, बाद में उसको मतलब इसको डिसोल्यूशन ला के असेंबली को हटा दिया गया था। स्टेट असेंबली पहले थी वेस्ट बंगाल में, बाद में हटा दिया गया था। तो हमें इसमें क्या पढ़ना, हमें पढ़ना है लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनती है, कितनी स्टेट के अंदर है, क्या क्या उसके रोल होते हैं। तो हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये क्या होती है कि एक तरह से, मतलब कि मैं आपको बताऊँ, इंडिया इज़ द बाइकर्मल, मतलब कि बाइकेमरल सिस्टम है, मतलब कि डुअल सिस्टम है इंडिया के अंदर। एक तो होता है, क्या होता है, एक तो होता है आपका अपर हाउस, एक होता है आपका लोअर हाउस। लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस आपका राज्यसभा। उसी प्रकार स्टेट में भी दो होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पार्लियामेंट की 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद काउंसिल क्या होती है, एडिशनल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। आपको रखनी है तो वो आर्टिकल 169 में। अब 6 स्टेट हैं जिनके पास आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है। एक तो कि आंध्र प्रदेश, उसके साथ भैया कौन सा, उसका तेलंगाना, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश एक, तेलंगाना एक ही थे, तो उनमें अलग अलग होगी 2। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से टच करता है आपका बिहार। तेलंगाना के बॉर्डर से करता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से टच करता है कर्नाटक। तो मैंने ऐसे याद रखा है।
कि महाराष्ट्र को मैंने याद रखा है, उससे टच करता है तेलंगाना। अब तेलंगाना भाई किसका? आंध्र प्रदेश का, क्योंकि आंध्र प्रदेश का मतलब बाप था, वो तो बेटा बाद में बना। इससे टच करता है कर्नाटका। चलो ठीक है, 3 तो हो गए आपके नीचे वाले। ओके, अब इधर 4 हो गए, सॉरी नीचे वाले आपके, एक तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश, ये। अब कितने बजे? 6 हैं, 2 तो इधर आ जाएगा यूपी, मुझे अपने स्टेट का पता है, उसके बराबर है बिहार। पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, पर जम्मू कश्मीर जैसी अब हुआ, आपका जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया 2019 में, तो उसमें इसको क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया। तो वहाँ पे क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है। उसके बाद आता है आर्टिकल 169, मतलब क्या बोलता है? पार्लियामेंट कैन बी अबॉलिश, लेजिस्लेटिव काउंसिल, पार्लियामेंट के पास पावर होती है, ना कि स्टेट असेंबली के पास। वेयर इट्स ऑलरेडी एग्जिट, कहीं पे है उसे अबॉलिश कर सकती है, ठीक है ना, कहीं पे नहीं है वहाँ पे बना सकती है, बाय द सिंपल मेजोरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल मेजोरिटी से करनी है। दैट इज मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट है। कई प्रकार की मेजोरिटी होती है, एक तो होती है मतलब स्पेशल मेजोरिटी होती है, फिर उसके बाद होती है आपका सिंपल मेजोरिटी होती है, ठीक है ना, कई प्रकार की 2/3 मेजोरिटी होती है, तो कई प्रकार की होती है, कभी मैं बता दूंगा इजी वे में। तो ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से जितने प्रेजेंट है, अगर 500 में जितने प्रेजेंट है उतने वोटिंग करेंगे, उसमें से वोट हाफ मिल जाएंगे, बन जाएगी। इफ़, कब? ये इफ़ बहुत खतरनाक होता है, तो इफ़ आ गया इसके बीच में। इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली कंसर्न द स्टेट, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली बोलती है, मतलब स्टेट की, जैसे वेस्ट बंगाल में बोल रहे हैं, तब वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली रिकमेंडेशन करेगी, किसको रिकमेंडेशन करेगी? वो पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन करेगी, पार्लियामेंट उसे सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगी बाय ए स्पेशल मेजोरिटी। तो इसमें क्या होगा? जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो तो करेगी किससे? स्पेशल मेजोरिटी से, एसएस से याद रखो। और जो आपकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में चला जाएगा पहले, मतलब पास करके पार्लियामेंट को फॉरवर्ड कर देगी। अगर वो पार्लियामेंट में चला जाएगा, पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से करना है उस चीज़ को, ये बात रखना। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? देखो, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जितने मेंबर हैं, 100 मेंबर है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली, ठीक है ना। एंड मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द असेंबली प्रेजेंट इन द वोटिंग। एक तो जो टोटल मेंबर है उसके 2/3 प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग करने चाहिए, उसके हिसाब से मेजोरिटी मानी जाती है स्पेशल। कंपोजिशन कुछ बताए गए हैं इसमें कि अंडर आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट शैल नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द, मतलब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट लेस देन 40 मेंबर। ये कहने का मतलब ये है, जैसे मतलब कि असेंबली के पास 90 मेंबर है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 मेंबर है, 19 एमएलए असेंबली में, काउंसिल में नहीं, तो उसके 1/3 बन सकते हैं, 1/3 मेंबर हो सकते हैं। 1/3 कितने होंगे? इसे और बढ़ा लेते हैं थोड़ा, इसे और बढ़ा लेते हैं, इसे कर लेते हैं 400 कर लेते हैं, 300 कर लेते हैं, सॉरी। जैसे 300 मेंबर है, ईजी हो जाएगा समझने के लिए। 300 मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली में आपके पास, आपको मतलब 1/3 यानी कि 100 मेंबर किस में हो सकते हैं आपके? किस चीज़ में? आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो सकता है। तो 1/3 उसके मेंबर किस में होंगे? आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगे। और उसमें भी आपको मिनिमम तो मतलब 40 से तो कम होने नहीं चाहिए। अगर इसमें क्या होता, इसमें अगर आपके मेंबर होते 90 होते, जैसे मैं उधर बता रहा था, तो 30 मेंबर होनी चाहिए 1/3 के हिसाब से। पर इसमें क्या लिखा है? आर्टिकल 171 क्या बोलता है? 171 कम से कम 40 तो होने ही चाहिए, तो 40 होते ना 30 होते, ऐसा बोला गया। लाइक द राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द, मतलब एक कंटिन्यूशन चैम्बर है, वो डिजोल्व नहीं होता, कंटिन्यू रहता है, परमानेंट बॉडी है, नॉट सब्जेक्टेड टू डिजोल्व। द टेन्यूर ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 ईयर का रहता है राज्यसभा की तरह। 1/3 मेंबर हर साल, हर 2 साल में रिटायर होते हैं उससे, ठीक है। अब आपको ये सोचते हैं हर 2 साल में रिटायर होना है, जब पहली बार इलेक्शन हुए होंगे, अब काउंसिल बनेगी, उसके पहली बार इलेक्शन होंगे, तो उनको कैसे चूज़ करेंगे? चलो हमने चुन लिए, हमने मेंबर को चुन लिया, अब हर 2 साल में रिटायर करना है उन्हें, ये तो नहीं 6 साल में सबको निकाल दें, हर 2 साल में करना है। तो पहले 2 साल के लिए कौन रहेगा, वो कैसे निकालेंगे? तो उसको आपको बताना है कमेंट। मैं बता दूँ, लॉटरी सिस्टम होता है, जब पहली बार निकालना होता है तो लॉटरी सिस्टम से किया जाता है, जिसका नाम आ जाता है। मैनर ऑफ द इलेक्शन क्या होता है? थोड़े डिफरेंट होते हैं। 1/3 जो मेंबर है, जो एमएलसी है, वो इलेक्टेड बाय होते हैं स्टेट एमएलए, जो आपके स्टेट असेंबली है वहाँ से इलेक्टेड होते हैं 1/3। तो ठीक है, 1/3 हो गए तो 2/3 बचे। अब 1/3 कहाँ से आते हैं? अनदर 1/3 कहाँ से आते हैं? वो स्पेशल इलेक्टोड होता है, मतलब इसमें क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट जो होती है, म्यूनिसिपलिटी जो होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो होता है, 1/3 वो चुनते हैं। तो 1/3 ऊपर से आ गए, असेंबली से डायरेक्टली चूज़ करके भेज दिए। 1/3 आपका लोकल गवर्नमेंट और लोकल बोर्ड से आ गए, चलो। अब उसके बाद बचे 1/3 और कहाँ से आएंगे? तो उस 1/3 का 1/12 निकालोगे तो ये आएगा, वो आएंगे टीचर जो होते हैं ना आपके 12th वाले जो टीचर्स होते हैं, रजिस्टर्ड जो ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, वो चूज़ करते हैं। और रिमेनिंग जो बचे हुए हैं
उसके बाद गवर्नर चूज़ करता है, मतलब कि नॉमिनेट करता है। वो कैसे करता है, लिटरेचर का कोई है, जैसे साइंस का कोई है, आर्ट का, कोऑपरेटिव मूवमेंट का, सोशल सर्विसेज का, इनसे रिलेटेड। तो प्लीज़ इनको याद रखना, इन सब चीज़ों को डायरेक्टली पूछा जाता है, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे। और आपको एक चीज़ और याद रखना कि राज्यसभा में किस बेस पे नॉमिनेटेड करते हैं और स्टेट असेंबली काउंसिल में किस बेस पे नॉमिनेट करते हैं, तो अलग अलग है, क्योंकि इसमें 5 ही चीज़ें हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव, आपका मूवमेंट और सोशल सर्विसेज, इस बेस पे करते हैं। अब ये बता, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो मतलब राज्यसभा से कैसे अलग है, कैसे उसके समान में है, क्या क्या चीज़ें हैं। जो लेजिस्लेटिव पावर होती है काउंसिल की, आर लिमिटेड। एक तो लिमिटेड होती है, ठीक है ना, अनलाइक राज्यसभा की ज़्यादा पावर होती है, ठीक है ना, इन द शार्प ऑफ द फाइनेंशियल लेजिस्लेशन उसके पास कुछ पावर नहीं होती। मैं थोड़ा बताऊँ, काउंसिल के पास कुछ पावर नहीं होती है, स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, कुछ पावर नहीं होती, बस वो क्या कर सकती है, किसी भी बिल को 40 दिन तक बस होल्ड कर सकती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक पास हो जाना है। जैसे मनी बिल होता है ना, राज्यसभा में आता है, बस राज्यसभा रिकमेंडेड कर सकती है। और सारे बिल, कॉन्स्टिट्यूशन बिल को तो इक्वल पावर होगी राज्यसभा की, और सारे बिल के, ऑर्डिनरी बिल के लिए भी इक्वल पावर होगी, ठीक है ना। और उसमें क्या हो सकता है, मनी बिल में उसके पास बस क्या, वो रिकमेंडेड कर सकती है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या, ये सारे बिल को रिकमेंडेड कर सकती है, इसके पास कोई पावर नहीं होती, ऐसा है। अगेन अनलाइक द राज्यसभा, एमएलसी मतलब जो एमएलसी होते हैं, मतलब मिनिस्टर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे तो हर स्टेट क्या करे, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना ले और उसके वोट ज़्यादा हो जाएंगे उसकी स्टेट के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, तो ऐसा नहीं, उनको इलेक्टेड वो नहीं कर सकते। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा इज द चेयरमैन वाइस द मेंबर ऑफ द काउंसिल इटसेल्फ चूजन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो वेंकैया नायडू जी हैं, वो चेयरमैन होते हैं ऑटोमेटिकली राज्यसभा के। पर काउंसिल में क्या होता है, वो चूज करते हैं। आर्ग्यूमेंट इन द फेवर क्या है, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है वो हेल्प करती है, जो चेक हैस्टी एक्शन बाय द डायरेक्ट इलेक्टेड, जो मतलब कि होता है, ये रोक तो सकते हैं, 40 दिन लेट कर लेंगे, उसके बाद ये उजागर करेंगे कोई प्रॉब्लम है बिल के अंदर, एटलीस्ट ये खड़े होकर बोलेंगे तो एटलीस्ट वो न्यूज़ में तो आएगा, तो उस तरह से वो चेक कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो एनेबल नॉन इलेक्टेड इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जो नॉन इलेक्टेड होते हैं, जो जीत नहीं पाते, इलेक्टेड नहीं हो पाते, उनको भी मतलब पार्ट बना दिया जाता है। मंत्री तो वो भी बन सकते हैं ना, मेंबर तो हो गए ना, मंत्री तो उन्हें भी बना दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिले द लेजिस्लेशन, देखो डिले कर सकती है 40-50 दिन, पर उसके पास पावर नहीं है उसको रोकने की। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू पार के लीडर हु आर नॉट बीन, जो जीत नहीं पाए ना लीडर, उसको भी एक पार करने का एक ये वो है, प्रस्थान है, इसमें रख के उसे क्या कर दिया जाएगा, लीडर बना दिया जाएगा। उसके बाद आता है कोस्टल रेगुलेशन जोन। ये मैंने आपको ऊपर बताया, कोस्टल रेगुलेशन जोन मैं आपको यहीं पे पढ़ा देता हूँ। 991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू किया था एक नोटिफिकेशन, मिनिस्ट्री आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से। 1986 में एडमिनिस्ट्रेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट, MOEFS, ये प्रोटेक्ट करते हैं, आपको कंजर्व करते हैं द एनवायरमेंट इकोसिस्टम ऑन द कोस्टल लाइन ऑफ द इंडिया। इनको प्रोटेक्ट करना था। जब ये एक्ट आया, 1986 वाला एक्ट आया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, तो इन्होंने सोचा कि जो कोस्टल एरिया उसके एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं। 991 का एक नोटिफिकेशन है, उसको वो इशू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, जो कोस्टल लैंड अप है 500 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन कैन बी स्टेज 100 मीटर लॉन्ग द बैंक ऑफ द क्रीक, एस्चुरी या बैक वाटर या रिवर, आदर टाइडल फ्लक्चुएशन कैन बी कॉल्ड एज ए कोस्टल रेगुलेशन जोन। मतलब कहने का मतलब क्या है, हाई टाइड, जब आप देखते हो हाई टाइड आती है, जहाँ तक वो हाई टाइड आ पाती है, जहाँ तक वो हाई टाइड आ पाएंगी, जैसे आपका रात को देखोगे हाई टाइड आ रही है, जहाँ तक वो आ पाएंगे उस लाइन को हाई टाइड लाइन बोलते हैं। लो टाइड में तो बहुत पानी नीचे पहुँच जाता है, बहुत सारा स्पेस दिखता है आपको एरिया में, पर हाई टाइड में क्या दिखता है, छोटा स्पेस दिखता है, जहाँ तक वो हाई टाइड आ पाती है, वहाँ से लेके 500 मीटर तक, ठीक है ना, 500 मीटर तक, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या बनाया गया, कोस्टल रेगुलेशन जोन बना दिया गया था। और जो एरिया होते हैं जैसे एस्चुरीज होती हैं, बैक वाटर्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, उनके 100 मीटर के आसपास बैंक के, उसको कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर रखा गया था, ऐसा नोटिफिकेशन निकला। अब टाइड क्या होती है, टाइड लाइन्स क्या होती है, अंडरस्टैंड द टाइड लाइन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्डर, क्योंकि आप टाइड लाइन ही इसमें मेंशन किया जाता है, 100 मीटर ऑफ टाइड लाइन, 200 मीटर ऑफ टाइड लाइन, तो आपको टाइड लाइन पता होनी चाहिए। जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है, फर्स्ट लेट टू अंडरस्टैंड स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या होता है, मतलब स्प्रिंग आपने सुना होगा, मतलब कि उसके लिए स्प्रिंग क्या होता है कि मतलब तीनों चीज़, सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाना, तो उससे क्या होता है, ग्रेविटी बढ़ जाती है, तो हाई टाइड आती है, तो एक तरह से उसको एक समान स्प्रिंग टाइड उसको ही बोलते हैं, ठीक है ना। हाई टाइड जनरेट होती है उस टाइम पे बाय द कंप्लीटली फैक्टर एंड द प्लेस सन इज रिस्पेक्ट टू द मून।
स्प्रिंग मतलब आप याद रखो, मैंने कैसे याद रखा, एक नेफ होती है, नेफ टाइड, उसमें 90 डिग्री बनता है, तो 9 से 9 हो गया 90 नेफ, नेफ टाइड। एक होती है स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग से एस से फॉर स्ट्रेट, तो स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएंगे तीनों चीज़ें, तो वो आप कभी भूलोगे नहीं। तो उसमें क्या होता है, हाई टाइड आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ है उससे बढ़ जाता है, तो हाई टाइड आती है। शुड बी नोटेड दैट व्हेन सन मून अर्थ इन ए सेम लाइन, देखो आ गया ना, ठीक है ना, पोजीशन हो जाए उससे मतलब सी जी पोजीशन भी बोलते हैं, एस वाई जेड वाई जी वाई, तो उसे सी जी पोजीशन भी बोलते हैं। एस से याद रखो, एस फॉर ये, एस फॉर स्टेट, एस फॉर स्प्रिंग, तो मैंने एस से याद किया होगा। ये ट्वाइस में मंथ में होता है, वन ऑफ द फुल मून पीरियड एंड अनदर ड्यूरिंग द न्यू मून पीरियड, उस टाइम पे किया जाता है। देखो ये कैसे होता है, देखो ये आपका अर्थ है, एक बार ये सन है छोटा, ये आपका मून है, जब ये यहाँ आ जाएगा तो इस पर रोशनी नहीं जाएगी, तो ये फिर से मतलब कि गायब हो जाएगा, जीरो मून दिखेगा। एक बार यहाँ आ जाएगा, इस पर पूरी रोशनी आएगी, तो एक बार फुल मून बनता है, एक बार न्यू मून पीरियड होता है। अब हाई टाइड लाइन क्या होती है, हाई टाइड लाइन जो होती है डिफाइन एज द लाइन ऑन द लैंड ऑफ, ठीक है ना, हाईएस्ट वाटर लाइन रीच ड्यूरिंग द स्प्रिंग, जो इस टाइम पे जहाँ तक पानी पहुँच पाएगा हाई टाइड में, मतलब पानी बाहर को पहुँचेगा, मतलब जहाँ तक पहुँच पाएगा वो हाई टाइड लाइन गिन लिया गया। लो टाइड लाइन क्या होती है कि जहाँ पर लोएस्ट पानी, मतलब इधर से जैसे ये समुद्र है, पानी जहाँ तक जा पाएगा वहाँ तक हाई टाइड, वो स्प्रिंग टाइम पर मतलब लो साइन जहाँ तक नीचे तक जा पाएगा, से यहाँ तक, तो ये लो टाइड लाइन है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन लाए गए, कि मतलब कि पहले तो नोटिफिकेशन ही निकाला गया, 4 कैटेगरी में लिस्टेड किया गया, CRZ1 में किया गया। एरिया इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जो है, एसेंशियल मेंटेन करना इकोसिस्टम के कोस्ट को, उस एरिया को इसमें रखा गया। जहाँ पे मतलब परमिशन क्या है वहाँ पे आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पे आपको परमिशन क्या, देखो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, मतलब बहुत फर्टाइल, मतलब फर्जाइल एरिया, उसको बिल्कुल वर्नेबल एरिया है, उसको मेंटेन रखना है। वहाँ पे आप नेचुरल गैस एक्सट्रेशन कर सकते हो, सॉल्ट को निकाल सकते हो, बस। फिर CRZ2 लेके आए, एरिया डेवलप अप मतलब शोर लाइन ऑफ द कोस्ट, जो एरिया थोड़ा बहुत डेवलप है शोर लाइन के आसपास, उसे परमिशन क्या, सम ऑफ द कंस्ट्रक्शन एज पर द गाइडलाइन ओनली, कुछ गाइडलाइन पे कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑथराइज बिल्डिंग विदाउट ए चार्ज ऑफ एग्जिस्टिंग यूज, उस चीज़ में कर सकते हैं। चलो फिर CRZ3, ये अर्बन और रूरल एरिया, ये थोड़ा दूर और हो जाएगा, डू नॉट फॉल अंडर CRZ1 और CRZ2 के अंदर नहीं आता, वो CRZ3 के अंदर आएगा। एलोकेटेड टू द म्यूनिसिपैलिटी बट नॉट सब्सटेंटली बिल्ड अप, म्यूनिसिपैलिटी में आता है पर इतना डेवलप नहीं होता। आप कोस्टल एरिया में जाएंगे, मालाबार में उधर के साइड, आप देखेंगे कोस्ट के किनारे वो जो घर होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, पेड़ ज़्यादा होते हैं, आते तो वो शहर के अंदर ही है, पर वो इतने डेवलप नहीं होते, वहाँ पे आप घर नहीं बना सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको CRZ1 3 बोलते हैं। अब ये है क्या, परमिशन सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती देखी होगी, हॉर्टिकल्चर मैंने कहा पेड़ वेड़ लगे होते हैं, खेती वेती होती है, गार्डनिंग करते हैं, पार्क होते हैं, प्ले फील्ड होते हैं, फॉरेस्ट्री होती है, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द सी वाटर, मतलब मैन्युफैक्चर जो होता है वहाँ पे होता है। नो कंस्ट्रक्शन शैल बी परमिटेड इन दिस जोन एक्सेप्टेड रिपेयर ऑथराइज स्ट्रक्चर, इसमें कोई आप न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, जो पहले से ही डेवलप है उसको रिपेयर कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन ओनली ऑन पब्लिक फैसिलिटी, आपको टॉयलेट डेवलप करना हो, और चीज़ डेवलप करनी है जो मतलब पब्लिक के लिए हो, कोई हॉस्पिटल छोटा प्राइमरी हेल्थ केयर बनाना, तो उन सब चीज़ को आप डेवलप कर सकते हैं। तो CRZ4 क्या होता है, जो स्टेट्स होता है अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, स्मॉल आइलैंड जो है, एक्सेप्ट दोज आर डेजिग्नेटेड CR1 CR2 CR3, सॉलिड वेस्ट शुड बी लेट ऑफ इन दिस जोन, ये सारे क्या है CRZ4 में क्या रखा गया है, कुछ आइलैंड्स रखे गए हैं जो CR1 CRZ2 CRZ3 में नहीं आते हैं। वहाँ पे क्या किया गया, सॉलिड वेस्ट शुड बी लेट ऑफ इन द जोन, वहाँ पे सॉलिड वेस्ट को से खत्म किया गया। परमिशन क्या है कि कोरल एंड द स्टैंड फॉर द बीचेस कोस्टल वाटर शेल नॉट बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं इसमें, अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग, बस आपको थोड़ा याद रखना है क्या क्या इसमें परमिट नॉट बी परमिटेड। अब ये सब चीज़ चलता रहा चलता रहा चलता रहा, उसके बाद रिवाइज किए गए 2011 में, इनको दोबारा से रिवाइज किया गया। तो मैं ये थोड़े से बता देता हूँ। एक्सेप्शन इन न्यू कंस्ट्रक्शन, इसमें आप CRZ1 में क्या कर सकते हैं, पहले मैंने आपको बता दिया कौन आता है इसमें। कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं रोड, ट्रांस हार्बर, सी लिंक, डोंट मतलब डू नॉट अफेक्ट द टाइडल फ्लो। आप इसमें जैसे शिप होते हैं ना, मतलब ट्रांस हार्बर सी होती हैं, उसका रोड का कंसेप्ट, क्योंकि माल आप पोर्ट बनाएंगे, पोर्ट से वो रोड भी तो बनाएंगे सामान अंदर लाने के लिए, उसको आप बना सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अफेक्ट नहीं कर रहा, जो टाइड आ रही है ना, मतलब उनको अफेक्ट नहीं कर रहा, रोक नहीं रहा उन्हें, हाई टाइड या लो टाइड को, वो आपको याद रखनी है। प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये सारी चीज़। अदर परमिशन क्या है, एक्टिविटी बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड लाइन, मतलब बताया ना, हाई टाइड जहाँ तक आएंगी कोस्ट के किनारे तक,
और लो टाइड जहाँ तक कम आएंगे, तो उसके बीच का एरिया जो है उसमें क्या परमिशन है, आप नेचुरल गैस आपको मतलब उसमें एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, डीसैलिनेशन प्लांट लगा सकते हैं, आपकी स्टोरेज फैसिलिटी कर सकते हैं, नॉन जो हजार्डियस कार्गो आते हैं ना, जैसे कार्गो आते हैं, शिप आते हैं बड़े बड़े, उसमें कोई कोई हैजार्डियस वेस्ट नहीं होता उसके अंदर, नॉन हैजार्डियस वेस्ट होता है, तो उसको मतलब वहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इसके बीच में हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच में। तो ये कुछ परमिशंस है जो मैंने आपको बता दी हैं। हम चलते हैं अपने आगे चलते हैं। CRZ 1 की मैंने आपको बता दी है, 2011 नोटिफिकेशन, 18 भी आएगा सा इसमें भी। फिर 2 में क्या क्या परमिशन है, इसमें बिल्डअप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लैंडवर्ड पार्ट, कोस्ट पे नहीं, मतलब किसकी तरफ, लैंडवर्ड पार्ट, मतलब लैंड के साइड आप क्या कोई हजार्डियत लाइन का कोई कार्गो है उसको वहाँ पे कुछ उसकी स्टोरेज फैसिलिटी करनी है, उसको कर सकते हैं। परमिशन ग्रांट कर सकते हैं, एक्टिविटी बिटवीन आपको HTL और STL क्या क्या कर सकते हैं, डीसैलिनेशन प्लान बना सकते हैं, सम कंस्ट्रक्शन परमिटेड ओनली एज पर द गाइडलाइन स्पेसिफाइड द नोटिफिकेशन। तो इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं पर कुछ गाइडलाइन चाहिए वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अब ऐसी 3 है, इसमें कुछ एक्सेप्शन ऑन न्यू कंस्ट्रक्शन, इसमें एक्सेप्शन ऑन न्यू कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ट्रांस हार्बर, सी, ये सब जगह होगा, डू नॉट अफेक्ट द टाइडल फ्लो बिटवीन हाई टाइड, प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक, देखो फर्स्ट में था, यहाँ तक फर्स्ट में था, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सॉल आपको मैन्युफैक्चर, पब्लिक फैसिलिटी प्रोजेक्ट जो होते हैं, जैसे आपको टॉयलेट वॉयलेट बना देंगे बीच के किनारे, ये हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज फॉर लोकल कम्युनिटी जो वहाँ की रह रही है, इन सम एरिया, पूरी तरीके से इन सम एरिया। तो CRZ 3 में थोड़ी और परमिशन है, CRZ 2 में थोड़ी कम परमिशन है, ठीक है ना, 1 में थोड़ी बिल्कुल ही कम है, एक्सेप्ट ये कर सकते हैं एटॉमिक वाला। उसके बाद जो आता है आपका, जो आता है आपका 4 आता है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिशिंग अंडरटेकिंग लोकल कम्युनिटी, नो अनट्रीटेड सीवेज सॉलिड वाटर शैल बी लेट ऑफ डंपिंग इन दिस एरिया, बस ये याद रखना 4 में आता है। 2014 हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट होगी, चेयरमैन बना दी गई, कमेटी बनाएगी, शैलेश नायक कमेटी बनाएगी, एग्जामिन किया गया दोबारा से क्या करना चाहिए, अच्छे से और वर्क करना चाहिए, शैलेश नायक कमेटी की रिकमेंडेशन आई 2015 में, सबमिट की उसने रिकमेंडेशन, 2018 में यूनियन कैबिनेट ने दोबारा से अप्रूव किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को, सोचा कि क्या क्या दोबारा लानी चाहिए, 2019 में दोबारा से कुछ कुछ चेंजेस इसके अंदर किए गए। इशू किया गया सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का, प्रमोट किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, साइंटिफिक प्रिंसिपल लेके आए, अकाउंटिंग किया गया डेंजर जो नेचुरल हजार्ड है, सी लेवल राइजेस है, उनको किया गया, कंजर्व किया गया, प्रोटेक्ट किया गया, यूनिक इन्वायरमेंट है, इन सब चीज़ को चेक किया गया। फिर न्यू रिफॉर्म्स में अंडर द CRZ जोन जो 2018-19 आए थे आफ्टर शैलेश नायक कमेटी, उसमें कुछ चीज़ ऐड की गई, ठीक है ना, इसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नो डेवलपमेंट जोन रिड्यूस, ठीक है ना, न्यू CRZ इंट्रोड्यूस किए गए, जो आपको मैंने थर्ड पढ़ाया था, थर्ड मैंने क्या पढ़ाया था, रूरल एरिया वाला जो बताया था, उसमें 2 सेपरेट कैटेगरी बनाई गई, क्या क्या, CRZ 3 A, CRZ 3 B, इसमें रूरल एरिया डेट आर डेंसली पॉपुलेटेड, उनकी पॉपुलेशन इतनी है, 2 मतलब इतने स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग रह रहे हैं, उस एरिया को मतलब कि देयर विल बी मतलब नो डेवलपमेंट जोन ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन, जो हाई टाइड लाइन है और 50 मीटर में नो, उसमें क्या रखा गया, उसमें क्या रखा है, नो डेवलपमेंट जोन रखा गया 50 मीटर में, अर्लियर इट वाज 200 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन, पहले 2000 में 200 मीटर ही हाई टाइड लाइन है। अब आपको कंस्ट्रक्शन करना है और कोई रूरल एरिया है तो 200 मीटर तक था पहले, अब उसे 50 मीटर कर दिया गया क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। उसके बाद रूरल जो बी रखा गया उसमें क्या है, दैट आर द डेंसली पॉपुलेटेड विद ए पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी 216 किलोमीटर स्क्वायर, इसमें क्या आता है, रूरल एरिया डेट आर डेंसली आपकी पॉपुलेटेड विद पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, इसमें कुछ मैं आपको चीज़ बता दूँ क्या क्या चीज़ है इसमें, इसमें जो है लेस देन होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इसमें कहीं कट रहा है, इसमें लेस देन होनी चाहिए, इसमें ग्रेटर देन, इस डेंसिटी से ग्रेटर देन, उसको 200 मीटर तक दिया गया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ग्रेटर देन है आपका 216 किलोमीटर से, तो 200 मीटर तक कर सकते हैं, यानी कि पुराने वाले जो है उसी पे चल सकते हैं, जहाँ पे कम पॉपुलेशन है उसको और उनने छोटा कर दिया और उसको कंजर्व कर दिया चीज़ों को। ये सब चीज़ें आप क्या क्या और कर सकते हो, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो, FSI नोम जो उसमें एरियाज है, मतलब कि जो 11 में थे CRZ जो आपका 1 था अर्बन एरिया, फ्लोर स्प्रिंग, मतलब ये सब चीज़, ये आप काम की चीज़ नहीं है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, आपकी पॉल्यूशन आपकी अबेटमेंट कर सकते हो, क्रिटिकल वर्नेबल कोस्टल एरिया डेवलप कर सकते हो, जैसे सुंदरबन एरिया है वेस्ट बंगाल का, इकोलॉजिकल सेंसिटिव है, उसे वर्नेबल क्रिटिकल वर्नेबल कोस्टल एरिया घोषित कर सकते हो, ये सारी चीज़ ऐड की गई। तो कुछ इशू उठे, वो क्या थे कि सुप्रीम कोर्ट बैक किया ऑर्डर, डिमोलिश 59 विला कंस्ट्रक्शन इन वेमनाड बैक वाटर लेक, जो मैंने आपको पढ़ाया कि उसके आइलैंड्स पे क्या है कि CRZ जोन के नॉर्म्स को वायलेट किया गया है
और वहाँ पे रामसर साइट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी है और प्रोटेक्ट बाय द रामसर कंजर्वेशन उनको वॉयलेट किया गया है। जो वेमनाड आपको बैक वाटर लेक था वो बहुत सुंदर एरिया है, आपने मूवी में देखा हो, पूरी वेमनाड वाटर लेक है, साइड में घर होते हैं, बीच में बोट चलती है, तो वहाँ पे विला बना दिए गए लोगों को बेचने के लिए। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला गया, तोड़ दो, वही टूट रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह होते डिमोलिश किया गया अपार्टमेंट, जो 5 अपार्टमेंट जो अभी टूटे हैं वो आपके एर्नाकुलम में, उन्हें म्यूनिसिपैलिटी ने वायलेशन करके उनके रूल्स और वहाँ पे CRZ रूल को वायलेट करके डेवलप कर दिया, उनका भी तोड़ा गया। तो ये कुछ है, कुछ इशू थे जब आए थे, ठीक है ना। वो कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने बोला पहले परमिशन दे दी, पहले आपने आपने रूल चेंज कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने के लिए बोला हमारी नुकसान हुआ। तो ये सब चीज़ों को बोला था। एक इसमें स्कीम आई थी, ब्लू फ्लैग प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ था, उसमें क्या था, कुछ नहीं था, ब्लू फ्लैग कुछ नहीं था। ये इको टूरिज्म मॉडल बेस्ड था, बीचेस को सुंदर बनाना था। इको टूरिज्म मॉडल मतलब बीचेस को सुंदर बनाओ, और बीचेस सुंदर होंगे तो वहाँ पे इको टूरिज्म बढ़ेगा। मार्क आउट द बीचेस प्रोवाइडेड टूरिस्ट बीचेस ग्रोथ, क्लीन करना था, हाइजीन बाथ वाटर, मतलब वहाँ पे बाथिंग वाटर वो होते नहीं, साइड साइड में छोटे छोटे वो खड़े कर देते हैं नहाने के लिए, तो वही बाथिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सेफ एंड हेल्थ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, इन्वॉल्व करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। तो इसमें क्या किया गया था, वो टॉयलेट डेवलप करना, एम्यूनिटीज़ डेवलप करना, कि आप वो साइड में खड़े कर देंगे, वो बीच में आपने देखे होंगे छोटे छोटे टॉयलेट बने रहते हैं, वो सब चीज़ों का इसमें बेसिक एम्यूनिटी और फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, हेल्थ एंड हाइजीनिक फैसिलिटीज़। तो ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिलैक्स दिया क्योंकि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते ना, पर वो टेम्परेरी बेसिस पे आप कर सकते हो। CRZ के रूल्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया, मतलब कंस्ट्रक्ट आप कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हो, स्टेट कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी हेल्प कर सकता है। उसके फिर आपका जब बीच सुंदर हो जाएगा, मतलब सस्टेनेबल डेवलप हो जाएगा, तो आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। मतलब कि आपको ये सम्मानित करते हैं, मैं रेस में फर्स्ट आया, मैं अच्छा खेला स्पोर्ट्स में, मैं फर्स्ट आया, तो मुझे सर्टिफिकेट देता था, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो 13 बीचेज वॉज सिलेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ने 13 बीचेस सिलेक्ट किए, तो उसके अंदर उसको दिया गया। इफ द बीचेस मीटिंग 3 क्राइटेरिया, कौन कौन से क्राइटेरिया, 4 मेजर हेड सर्टिफिकेशन इज गिविंग, क्या है, इन्वायरमेंट एजुकेशन हो, मतलब इन्फॉर्मेशन, बाथिंग वाटर क्वालिटी हो, इन्वायरमेंट मैनेजर कंजर्वेशन ऑफ सेफ्टी एंड मतलब की सर्विसेज हो। तो ये सारे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। अब श्लेष नायक कमेटी की आती है, 6 मेंबर कमेटी थी, 2014 में बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर बनी थी, 2015 के आसपास ये रिपोर्ट सौंपती है। इसकी रिपोर्ट को लागू किया जाता है 2018 नोटिफिकेशन के हिसाब से लागू किया जाता है। रिसेंट डेवलपमेंट क्या किया गया, रिलेटेड टू वॉयलेट क्या किया गया, ये सारे जो मैंने आपको बताया, NHI ने कुछ डेवलप कर दिया, ये हमारे काम के नहीं है। आपको मेंस में लिखना है तो आप 2-4 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। हम आएंगे अपने हिंदू पर। दूसरी न्यूज़ आती है, देखो कोई भी न्यूज़ इतने काम की मेरे हिसाब से नहीं है, पर मैं आपको बताऊंगा कोविड टोल इन इंडिया, इंडिया में कोविड में क्या हो रहा है। देखो आपको पता लगा था कि चैलेंज एस्टिमेटेड डेथ बढ़ती जा रही है, मतलब कोविड जो है एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ गया है। 89 कंट्री ऑलरेडी से इंटरनेशनल मतलब मोर्टेलिटी रेट इतना बढ़ गया है। एक इंस्टीट्यूशन है हेल्थ मेट्रिक आपका इवेल्यूशन, IHME, एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है। इसने क्या किया है कि लीडर जो एस्टिमेट किया कि जो ग्लोबल डेथ हुई है वो नियर अबाउट बहुत सारी होंगी, 6.93 मिलियन के हिसाब से बोल रहे हैं, 70 लाख के आसपास। और जो क्या बताया जा रहा है कि रिसेंटली डाटा है उसमें 3.29 मतलब 3.5 लाख के आसपास बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है इंडिया जो अकाउंट कर रहा है अबाउट 10% ऑफ देम एट, ठीक है ना, जो जितनी डेथ हुई है जिसमें जैसे 3.24 लाख जो मिलियन डेथ हुई है वो इंडिया में उसकी 10% है, नियर अबाउट 6.5 लाख के आसपास। पर इंडिया में क्या डाटा दिखा रहा है, इंडिया में जो डाटा दिखा रहा है वो कुछ अलग ही दिखा रहा है, 3 टाइम हायर देन द रिपोर्टिंग ऑफिशियल डाटा। ये जो डाटा है इंडिया में क्या दिखा रहा है, 1 लाख के आसपास, 1 या 2 लाख के आसपास, पर ये डाटा जो है रियल डाटा ये है, इंडिया में 3 टाइम लेस दिखा रहा है, ठीक है ना। लैक ऑफ केयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, मतलब यही सब चीज़ें कि प्रॉपर टाइम पे चीज़ें नहीं मिली, ये सब नहीं मिला। फिर क्लासिफिकेशन किया है कंट्री को 3 हिसाब से, ये जो डाटा के बेस पे क्लासिफिकेट किया 3। एक तो पहली कंट्री जो अच्छा डाटा, गुड डाटा उनके पास है, वो सही डाटा दिखा रहा है, इतने बीमार हैं, इतनी डेथ हो चुकी है, सही डाटा शो कर रहा है। सेकंड कंट्री जो है पार्शियली सही शो कर रहा है, जो मतलब थोड़ा बोल रहे हैं कि हम फ्यूचर में अच्छा डाटा कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से दिखा देंगे, अभी प्रॉब्लम हो रही है। और तीसरी कंट्री क्या है जो बिल्कुल डाटा नहीं दिखा रहे हैं, वो उल्टा सीधा डाटा दिखा रहा है। तो उसमें कौन कौन सी आती है, इंडिया और चाइना को उसमें रखा गया, थर्ड पॉपुलेशन का उसमें रखा गया कैटेगरी में। इतना ही था। फिर क्या क्या प्रॉब्लम आई, डाटा फ्रॉम इंडिया ये हमारे किसी काम का नहीं है, इतने मरे, इतने हायर हुए, हरियाणा में इतने मरे, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो आप ये लिख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक एंड इवोल्यूशन की एक रिपोर्ट आई है, उसने ऐसे ऐसे बताया, पर इंडिया का ऑफिशियल डाटा ऐसे बोलता है। ये आप क्योंकि ऑफिशियल रिपोर्ट आप अपनी तरफ से नहीं लिखोगे, तो आप इसे लिख सकते हैं। इधर क्या अनवांटेड अरेस्टेड, मतलब
अभी क्या है, एक एमपी है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने राइजिंग इशू किया, आप मिसयूज़ कर रहे हो, आपका सिटीजन जो चार्ज है ना 1248 आईपीसी, उसका मिसयूज़ कर रहे हो आप, उसको किसी के ऊपर लगा के आईटी एक्ट से अंदर डाल देते हो। तो इन्होंने बताया आप इस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हो। उसके बाद आता है बाइडन पुश बटन टू द वेस्टर्न एशिया डिप्लोमेटिक रिसेट। बाइडन के आते ही उन्होंने बटन दबा दिया कि वेस्टर्न एशिया की जो पॉलिटिक्स है वो दोबारा से मतलब क्या कर रही है, रीसेट हो गई है, दोबारा से भागने लगी है। प्रॉब्लम क्या क्या चल रही है पूरे वेस्टर्न एशिया में, एक तो सीरिया और फिलिस्तीन का तो आप जानते ही, वो भी वेस्ट एशिया में आता है। फिर सऊदीया ईरान का वो मिलने, अब 2016 से में टेंशन चल रही है, और वो दोबारा मिलने वाले हैं, देखते हैं कहाँ मिलेंगे, अप्रैल में मिलने वाले हैं, ठीक है ना, वो एक प्रॉब्लम है। फिर कतर ने ब्लॉक कर दिया था, मतलब कतर को ब्लॉक कर दिया था किसने, सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, बहरीन ने, इजिप्ट ने, कि हम उसे मतलब ना फ्लाइट ऊपर से निकलने देंगे ना कुछ करने देंगे। फिर टर्की और इजिप्ट का इशू चल रहा था, मतलब वो दोबारा मिले, चूँकि सॉल्व हुआ वो दोबारा से। फिर यमन का और सऊदी अरेबिया का चालू है, आपको पता ही होगा, यमन के आउट है, वहाँ पे किलिंग हो रही है, मासेकर किलिंग हो रही है। फिर इथोपिया का, इजिप्ट का चालू है न्यूक्लियर के ऊपर। फिर ईरान और अमेरिका का चालू है, ठीक है ना, रशिया और सीरिया खुद जो मिलिटेंट्स है उनका चालू है। आर्मानिया का, अजरबैजान का भी रिसेंटली आपने देखा होगा क्लैश था। ये सब चीज़ों में चालू है। आपको इसमें क्या करना है, एक आंसर राइटिंग फॉर्मेशन करनी है। देखो सारे वही हैं, बगदाद ईरान सऊदी अरेबिया का चालू है, यमन का कॉन्फ्लिक्ट बताया, जो आउतीस है, मतलब कि आउतीस है जो यमन में रहते हैं, उन पर वो कभी सऊदी अरेबिया हमला करते हैं, सऊदी अरेबिया उन पर हमला करती है, बस आपको याद रखना है, वो चालू है। जो गल्फ़ कंट्री है, मतलब कि रेड सी, जो शेडो वार है ऑन द ऑयल एंड मर्चेंट वेसल के ऊपर, वो चालू है। सऊदी ईरान रिलेशन वेल हो जाएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है, उनकी मीटिंग है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम जो खड़ी हैं, जो है प्रॉब्लम, टर्की, अब आपको बताया मैंने इसराइल का रिसेंटली, तो फ़लस्तीन का क्लैश चालू है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। बाइडन आया है, जिन्हें दोबारा से डिप्लोमेटिक रीसेट करना होगा, क्या क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने हैं, वो इंडिया से रिलेटेड नहीं है। बस आपको एक ऐसे तैयार करना है, या 10 पॉइंट तैयार करना है, प्लीज़ आप किया करो। 10 पॉइंट कैसे, अगर जो वेस्टर्न एशिया या फिर सेंट्रल एशिया में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो इंडिया पे उसके क्या मतलब कि फोर होंगे, मतलब क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा। 5 पॉइंट इसके, 5 पॉइंट इसके, आप 100 वर्ड तैयार कर लेंगे, 100 वर्ड से आराम से आप 150 से 200 वर्ड लिख देंगे। ये सारे पॉइंट हैं, ये इंडिया से रिलेटेड आपको ये करना है। अब किसको मतलब कि ज़्यादा देनी है, राइट टू लाइफ। अब लोगों के पास कमाने के लिए बनाने, कुछ हो या ना हो, अपनी ज़िंदगी बचाएंगे, ज़िंदगी है, जान है तो जहान है, राइट टू लाइफ के लिए काम करना चाहिए, ठीक है ना। जो कैश ट्रांसफ़र मंथली अभी किया गया है, जो कुछ रिलीफ देगा लोगों को, ऐसा बताया गया। और क्या करना चाहिए, देखो इसमें आया है आपका आपका फ्रोशियस, जो मैंने आपको बताया था, फ्रोशियस मैंने आपको वर्ड बताया था, एक बार और बता देता हूँ। फ्रोशियस, फ्रोशियस का मतलब होता है आपको निर्दयी, मतलब कि, और भयंकर, तो इसका मतलब होता है फ्रोशियस। तो इसमें जो वर्ड आया वो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो टाइम चल रहा है ना, ये बहुत निर्दयी टाइम है, मतलब भयंकर टाइम चल रहा है, इंडिपेंडेंट इंडिया से भी भयंकर है। क्या बोल रहा है, मोर फ्रेशियस देन द इंडिपेंडेंट इंडिया, एनी इंडिपेंडेंट इंडिया, इसमें ऐसा बोलते हैं। हेल्थ जो इमरजेंसी चल रही है, मोर भयानक चल रही है देन एनी इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये सब चीज़ें आप याद रखो, इसमें ये बोला गया है। उसके बाद आता है मैनी फेलियर। फेलियर क्या क्या है, जो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्या क्या फेलियर गवर्नमेंट के सामने आया है। एक तो फ्री राशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इवन ये भी बोल चुका है, राशन कार्ड किसी के पास नहीं है उसे आईडी प्रूफ पे दे दो, उन सब चीज़ों पे दे दो। मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब कि माइग्रेंट वर्कर को तो आईडी कार्ड पे दे दो। ये जो रन किचन्स हैं, मतलब कि जो स्टेट ही होती हैं, कम्युनिटी किचन्स होती हैं, वो 2 वक्त का खाना प्रोवाइड कर दें, सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक बोल चुका है। इट डिड नॉट एक्सटेंड अ फैसिलिटी टू द कंट्री एज द होल। द कैश जो आपको है, जो आपको कवर कैश जो पेमेंट है बाय द स्टेट, मतलब बिसाइड मील एंड राशन, थोड़ा कैश वैश प्रोवाइड करवा दो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ कंट्री, पूरी कंट्री क्या दे रही है, फ्री वैक्सीनेशन दे रही है। अब लोगों के पास खाने के लिए एक वक्त का पैसा नहीं है, 50 रुपये नहीं है, उसके बाद आप वैक्सीन 900 रुपये में, 500 रुपये में लगाओगे, तो कौन गरीब कैसे लगवा पाएगा। तो ये समस्या, आपको वैक्सीन फ्री करनी पड़ेगी सबके लिए। इंडिया मेकिंग इंडिया में क्या चल रहा है, फ्री नहीं है। जो 18 साल से 45 साल के, वो कैसे लगवाएंगे। एक घर में 10 सदस्य हैं, उनको वैक्सीन लगवानी है, अगर 200 रुपये की एक वैक्सीन लगेगी या 500 रुपये की लगेगी, उनके पास खाने के लिए नहीं है, वो 200 और 500 रुपये की वैक्सीन कैसे लगवाएंगे। 10 सदस्य को 2-2,500 की वैक्सीन लग जाएगी। एक तरफ आपको फ्री करनी चाहिए और एक तरफ आप पैसे ले रहे हो। एटलीस्ट 19 जो मतलब 90% जो वर्कर है वो इन्फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, तो ये डाटा आप याद रखा करो। 90% जो हमारे इन्फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उनके पास कोई लीगल सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। जैसे आपके ईपीएफओ फंड होता है, वो पे नेशनल पेंशन में रजिस्टर्ड कर दो, किसी में रजिस्टर्ड कर दो, उनके पास कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। उसके बाद मतलब कि डिनाई करती हैं एडुकेट, मतलब कंपेंसेशन जो मिलता है उन्हें,
जो लॉकडाउन में मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाएगा। रिक्शा वाले को आप कैसे पैसा दोगे? चलो वो एक किसी रजिस्टर्ड होता गवर्नमेंट के अंदर, उसे पता है गवर्नमेंट को ये ठेला रेडी का काम करता है, तो गवर्नमेंट ईजी होता है उसके खाते में पैसे डालना। अब वो तो मजदूरी करता, रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं कोई आता ही नहीं है, कहीं रजिस्ट्रेशन है ही नहीं उसका, तो आपको कैसे उसे पैसे दोगे? ये सब प्रॉब्लम है। बिलियंस ऑफ पीपल हु लिव इन डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर, तो बिलियंस 1 बिलियन के आसपास पीपल है जो इनफॉर्मल सेक्टर में रहते हैं। एक रिसेंटली स्टडी की गई हंगर वॉच की, उसने क्या किया गया, उसने लार्जली डाटा कलेक्ट किया है। सोशल ग्रुप फाउंड दैट इवन 2 मंथ आफ्टर द लॉकडाउन वॉज आपके लिफ्टेड लास्ट ईयर, देखो 2 मंथ के आसपास लॉकडाउन लगा था, 2/3 जो फैमिली रिपोर्ट उसने किया कि ईटिंग लेस, उन्होंने खाना कम खाना स्टार्ट कर दिया है। दो तिहाई फैमिलीज है इंडिया की, पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में, उन्होंने खाना कम खाना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लॉकडाउन से पहले वो 4 रोटी खाते थे, अब 2 रोटी खाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा बोल रहे हैं। रिडक्शन इन द हेल्थ, अब खाना कम खाओगे तो आपकी हेल्थ में इफेक्ट आएगा ना, हेल्थ में इफेक्ट आएगा तो वो सब चीज़ें। और क्वार्टर मतलब कि 1/4 जो फैमिली है उन्होंने सर्वे कराया कि मतलब कि इनकम हैज़ फॉल बाय द हाफ, जो 1/4 जो है जो फैमिलीज हैं उनकी इनकम जो पहले 100 रुपये कमाते थे 50 रुपये हो गई है। इट ऑल्सो फाउंड दैट हंगर वॉज हायर, मतलब कि भुखमरी हायर जो है अर्बन एरिया में इन कम्पेयर टू रूरल एरिया में। देखो रूरल में क्यों है, एक तो मनरेगा जैसी स्कीम है, पैसा तो थोड़ा बहुत मिल रहा है, और लोग गांव के लोग दयालु लोग होते हैं, अगर कोई देख रहा है ना भूखा है तो उसको बेचारे को खाना प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि गांव में अनाज तो फ्री होता है ना, अनाज तो है। बहुत ही निर्दयलु लोग होते हैं, और शहर में तो वही नहीं पता मेरे ऊपर फ्लैट में क्या कर रहे हैं, नीचे फ्लैट में क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं जी रहे हैं, तो लोगों के अंदर वो मतलब एक तरह से भावना नहीं है, वो गांव की भावना नहीं है। तो जो गांव के लोग हैं वो इतने भूखे नहीं है कम्पेयर टू जो शहर में लोग रह रहे हैं। और शहर में जो माइग्रेटिंग वर्कर रहते हैं, अब उनको कौन जानता है, पूरे सड़क के किनारे सोते हैं, तो गांव में तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सब बताया गया। फिर सिग्निफिकेंटली फिजिकल जो पैकेज आप दे रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे हाफ ऑफ द सेंचुरी, मतलब ये सारी जो पैकेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, पैसा देना, ये सब देना हेल्थ के ऊपर, आपको इसको और बढ़ाना होगा, ये सब इन्होंने बात बोली है। जो आपने खर्चा किया है पिछले साल फरवरी से लेकर 2021 तक, वो 2% ऑफ जीडीपी आपने खर्च किया है इन सब चीज़ों को, फिर फिजिकल आपको पैकेज दिया है पुअर वालों को, तो आपको इसको और बढ़ाना होगा, ये बहुत कम पैसा है ऐसे देखते हुए। उसके बाद फ्री राशन मील जो है, मतलब कि मैंडेटरी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, मैंडेट किया था कि सबको प्रोवाइड किया जाए। और इन्होंने एक चीज़ और बताई गई है, 7,000 रुपये पर फैमिली आपको 2 मंथ का पैसा लोगों के खाते में डाल देना चाहिए। ये 7,000 रुपये कैसे निकाले हैं इन्होंने, जो मिनिमम वेज होती है ना 375 रुपये, 340 रुपये, उसके हिसाब से इन्होंने मतलब क्या निकाला, 7,000 रुपये पर फैमिली आप पैसा दे दो, इन्होंने ऐसा भी बोला है। और क्या चीज़ें हैं, और कुछ नहीं है, ये है कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन हर स्टेट में फ्री करो, कि फ्री फूड ग्रेन 5 kg पर मंथ आप प्रोवाइड करो, रिक्वायर करो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, कैश ट्रांसफ़र कर दो 3 मंथ के लिए, 7,000 रुपये डाल दो। इन सब चीज़ों से क्या हो, जो इंटीग्रेशन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, सर्विसेज जैसे आपको वैक्सीनेशन देना, बच्चे को मतलब होगा उसको न्यूट्रिशन देना, ये सब प्रोवाइड करवाना, ठीक है, उसकी माँ को वैक्सीनेशन देना, उसकी माँ को मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देना, ठीक है ना, प्री नेटल और प्रो नेटल उसके मतलब कि सब उसकी इंस्पेक्शन करना, तो ये सब चीज़ों को आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, फिर न्यूट्रिशन है, फिर वेस्टिंग है, फिर ये सब चीज़ें वो अच्छे से वर्क करें। जो आपका पोषण अभियान में आती हैं मीनिया वो बच्चों में ज़्यादा ना हो। उसके बाद जैसे मनरेगा स्कीम है उसको एक्सपेंशन करना होगा, और ऐसी कोई स्कीम आपको अर्बन एरिया में पैरेलली चलानी होगी, जो अर्बन एरिया के लोग हैं वो, ठीक है ना, वो अनएम्प्लॉयड ना हो। जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पढ़े लिखे लोग ही नौकरी से जा रहे हैं, तो वो लोग नौकरी से बाहर ना जाएं। उसी प्रकार की स्कीम आपको शहर के लिए भी चलानी होगी, मनरेगा तो गाँव के लिए। मैंने ड्यूटी स्कीम बोलता, DUET, फिर बता रहा हूँ, उसके बारे में आप सर्च करके पढ़ना, उस शहर के लिए रिकमेंडेड की गई थी कि मनरेगा की जैसी है और उसे शहर में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। इधर जो बात आ रही है 3 दिन से चल रहा है कि मतलब वॉक द टॉक ऑन ट्रिप्स वेव, ये क्या चक्कर है? देखो ट्रिप्स क्या होता है, WTO का एक एग्रीमेंट है। इसमें अगर कोई, जैसे मैं फाइज़र हूँ, मैं फाइज़र की मैंने वैक्सीन, चलो मैं कोवैक्सीन मैंने डेवलप की और मैंने इस पर जाकर रजिस्टर्ड करा ली अपनी वैक्सीन, तो सारे राइट्स उसके मेरे पास होंगे। सारे राइट किसके पास होंगे? भारत बायोटेक के या ICMR जिसने डेवलप किए, उनके पास सारे राइट होंगे, और कोई देश उस वैक्सीन को डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वो रजिस्टर्ड कहाँ से लिया, टिप्स एग्रीमेंट में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तो बात क्या चल रही है, हमें क्या, अभी सब देश को वैक्सीन की ज़रूरत है, ठीक है ना, सब देश को, पर उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो रिसर्च कर पाए, कोई वैक्सीन डेवलप कर पाए, वो रिसर्च नहीं है। अगर आप क्या करो, इस जो आपके ट्रिप्स के जो एग्रीमेंट हुए रिलेटेड टू वैक्सीन, उसको वेव कर दो, हटा दो, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी देश वो टेक्नोलॉजी लेके वैक्सीन डेवलप कर सकता है, और उस पर कोई सेंक्शन वेंक्शन या फिर फाइन वाइन नहीं लगेगा, तो उससे क्या होगा, सबको ईजिली वैक्सीन मिल जाएगी। तो उसके ऊपर बात चल रही है, जो ट्रिप्स का एग्रीमेंट है WTO का, उसको क्या कर दो, वेव कर दो, हटा दो। तो उससे क्या, गवर्नमेंट शुड
ऑफर किया गवर्नमेंट, जो कोवैक्सीन की टेक्नोलॉजी है, जो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो फ़ॉरेन के साथ कॉपरेट करके उसे टेक्नोलॉजी दे देंगे और डेवलप कर पाएगा। तो वही सारी बात चल रही है, अब देखते हैं क्या क्या चीज़ होती है कि जो पेटेंट है लेके बैठे हैं उन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, वेव ऑफ कर देंगे, ठीक है ना, हर कंट्री डेवलप की है। अब चलो मैंने बता दिया, मेरे पास फाइजर बनाने की या स्पुतनिक 5 बनाने की टेक्नोलॉजी मेरे पास आ गई, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होंगी, क्या भारत अच्छे से बना पाएगा? नहीं। उसके लिए आपको, जैसे आपने, आपके पास टेक्नोलॉजी तो आ गई, उसके लिए आपको टेक्नीशियन चाहिए, जो मतलब कि जिनके पास बनाना आता है। आपको लेबर भी तो, स्किल लेबर भी तो चाहिए उसके लिए। उसके लिए आपको फार्मास्यूटिकल मतलब रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वो डिसिप्लिन चाहिए जिस डिसिप्लिन में वो वैक्सीन बनाई गई है। तो इस बहुत सारी चीज़ों को चेक करके, ये नहीं है कि वेव ऑफ करने से अब टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बता दिया बंदूक कैसे बनती है, मतलब हथियार ऐसे बनता है, आपके पास ना उसका रॉ मटेरियल है, ना आपके पास वो स्किल है बंदूक बनाने की, तो बंदूक आप कैसे बना पाएंगे? मैंने आपको बता दिया AK-47 ऐसे बनती है, ना रॉ मटेरियल, ना स्किल है, ना मैनेजमेंट है, ना कुछ है, तो वो ही नहीं है तो बंदूक कैसे बनाओगे? आपको बनानी आती है, तो वो सब चीज़ भी होना ज़रूरी है। ये फिर नो लर्निंग फ्रॉम द स्पेनिश फ्लू, देखो 100 साल में एक पेंडेमिक ऐसा आता है। ऐसे स्पेनिश फ्लू आया था 1918 के आसपास, स्पेनिश फ्लू आया था। तो ये क्या बोल रहे हैं, हमने कुछ सीखा नहीं। ये जो हमारा बिहेवियर था, ह्यूमन का बिहेवियर था, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ और हॉस्पिटल हटाओ और स्कूल हटाओ, आपको बिहेवियर आपको चेंज करना चाहिए। मतलब आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास एक रैशनल सोच होनी चाहिए। तो उसमें क्या है, नो एंटिटी विदाउट मार्क्स, इसमें क्या है, जो लेटेस्ट है 2 मिलियन ईयर और 3 वेव्स जो आई हैं, जो 500 मिलियन पहले, इसी सब के वेव के बारे में बात किया गया। जो सेकेंड वेव होती है वो बहुत मिलियन ऑफ डेड हुई थी स्पेनिश फ्लू के टाइम पे भी। इन इंडिया द गवर्नमेंट अलाउड द इलेक्शन रिलीज, आप सब कुछ किया गया, रिलीज ऑर्गेनाइज की गई, रिलीजन गैदरिंग किया गया, आपने कुंभ देखा होगा या फिर कोई मॉस्क्यू में नमाज के लिए गैदरिंग हुई, लीडर ने एड्रेसिंग किया क्राउडेड को, मतलब जो पूरी पूरी रेलिंग ली, मीटिंग्स ली, वेस्ट बंगाल में देखा होगा, तमिलनाडु में, केरला में आपने देखा होगा, उसके बाद पुडुचेरी में देखा होगा, जहाँ जहाँ पे इलेक्शन थे। पर सीखा नहीं, इंडिया हैड नो अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ द अदर कंट्री। जो अदर कंट्री ने, स्पेन ने मिस्टेक की, ब्राज़ील ने की, हमने नहीं सीखा उस चीज़ से। जो फर्स्ट वेव के बाद हमें 14 से 15 महीने मिले थे अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए, पर हम कहाँ बिजी थे, हम इलेक्शन ऑर्गेनाइज हुए। यूपी में क्या था, पंचायत इलेक्शन, गांव गांव तक वायरस इन्होंने पहुंचा दिया। जब भी तो वो लाशें गंगा में जो बह रही हैं, वो गांव वालों की तो बह रही हैं, बेचारों के पास पैसे नहीं है अंतिम संस्कार की, तो उनकी लाशें वो कहाँ पे मिल रही हैं, गंगा के अंदर मिल रही हैं। तो आपने मिसमैनेजमेंट जो किया वो सरकार की गलती है, और हमें अपने पास से सीखना चाहिए। ये सबके लिए लागू होता है, उसी के लिए लागू नहीं होता, सबके लिए लागू होता है। फिर एक स्टडी आई है ICMR की और लेंसेट इंडिया जो UK की है, मतलब कि रिसर्च पेपर है, ब्रिटिश जो मेडिकल जर्नल है, उसमें भी ये रजिस्ट्रेड मतलब कि पब्लिश हुआ है। जो आप ये सड़क पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं ना, प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी से कोई, कोविड ट्रीटमेंट की थेरेपी से कोई बेनिफिट किसी को नहीं मिल रहा है। ये सब झूठी बातें हैं, ठीक है ना, एक ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हुई है ऐसा। मैंने, ये तो मैं बोल रहा हूँ, पर ICMR ने क्या बोला है, कोई भी जो प्लाज्मा की ड्रॉप थेरेपी है उसको ड्रॉप कर देना चाहिए, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसमें पूरी स्टडी रिसर्च की गई है। तो आपको कोई बोले प्लाज्मा ये वो, तो थोड़ा सा बता देना इस चीज़ के लिए, पर वो तो देना पड़ेगा आपको। डॉक्टर ने बोला प्लाज्मा, डॉक्टर बोलेगा आपको कि मुझे ये चाहिए, तो आप वो कहीं से भी पता लोग से भी ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि उसने बोला। अब इसमें एक न्यूज़ आई है कि पंजाब में एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है आपका मलेरकोटला। ये एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है और ये 23rd डिस्ट्रिक्ट होगा। ये हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन जो होती है, न्यू डिस्ट्रिक्ट बनती है, वो कौन बनाता है। जो पावर होती है क्रिएटिंग न्यू डिस्ट्रिक्ट करने की, वो होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, ये याद रखो, स्टेट गवर्नमेंट के पास। चाहे वो कोई लॉ पास कराए स्टेट असेंबली में, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, यानी कि मंत्रिमंडल जो होता है उसके ऑर्डर से भी बना सकते हैं, दोनों वे से बना सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनती है। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्यों बनती है, क्योंकि मतलब पास कराएंगे स्टेट असेंबली में, सेशन कराना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, तो वो स्टेट क्या करते हैं, मतलब कि मंत्रिमंडल बैठता है, पास कर देता है। हाउ डज इज हेल्प स्टेट आर्ग्यू डेट द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, स्टेट क्या बोलता है कि जो छोटी डिस्ट्रिक्ट होती है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करने में और गवर्नेंस करने ईजी होता है। जैसे बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, किसने बोला था, ये अंग्रेजों ने यही बोला था कि ये बंगाल बहुत बड़ा है, हमने डिवाइडेड कर दिया, तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में और गवर्नेंस में ईजी होगा उसे करना। पर रियल रीज़न क्या था, डिवीज़न करना हिंदू और मुस्लिम बेसिस पे। फिर जैसे आसाम में भी जो मंजुली जो सब डिवीज़न है, वहाँ पे आपकी मंजुली डिस्ट्रिक्ट बनाएगी। जो एरिया ना, मंजुली आइलैंड आपने पढ़ा होंगे, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है पूरे वर्ल्ड में, मतलब सबसे छोटी सिटी भी है और रिवर
मतलब रिवर में बहता हुआ आइलैंड है, रिवर के अंदर जो आइलैंड्स है लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड में, मजूली आइलैंड है। उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके अच्छा करने के लिए वहाँ पे एक आपका मजूली डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी, वो भी आपको याद रखना है। अब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का वैसे कोई रोल नहीं होता, नो रोल होता है। अल्ट्रेशन या फिर डिस्ट्रिक्ट को बड़ा करने में सेंट्रल का कोई रोल नहीं होता है, स्टेट फ्री हैंड होता है जो उसे करना है। पर सेंट्रल क्या कर सकता है? अगर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज कर रहे हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट या आपका जो आपकी बनाई है ना, मलेर कोटला बनाई है, इसका नाम चेंज कर मलेर करते या फिर कोटला करते, डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो डिपार्टमेंट है, अर्थ साइंस इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जोग्राफिकल, ये रेलवे मिनिस्ट्री, क्लियरेंस, सब कुछ चाहिए होता है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रोल क्या आता है, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। किससे चाहिए? आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए। वहाँ पे थोड़ा बहुत रोल किसका आता है? वो आता है सेंटर का, वहाँ पे थोड़ा बहुत रोल आता है। उसके बाद 2011 सेंसिक्स है, उसमें बताया गया था कि 593 डिस्ट्रिक्ट्स है 2011 सेंसिस के अकॉर्डिंग। पर 2011 1 से 11 तक 46 डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी, यानी कि अगर इसमें 46 माइनस करेंगे 2011 सेंसिस की आ जाएंगी। पर अब जो बताया जा रहा है, एक करंटली जो डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, वो 918 डिस्ट्रिक्ट है, मतलब 718 डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया में। ये तो 2011 का सेंसेक्स है, 2021 में सेंसेक्स होगा या 2022 में होगा, शायद नहीं होगा, पेंडेमिक की वजह से घर घर नहीं जा सकते, बीमारी दोबारा फैल जाएगी। तो जब उसके अंदर 718 डिस्ट्रिक्ट हैंगे प्रेजेंटली जो है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें बताया गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अपॉइंटमेंट ऑफ ECI। ECI क्या होता है? एक अपॉइंटमेंट किया जाता है, उसके लिए सिलेक्टिंग कमेटी होती है, ये वो होती है। तो ये क्या मांग कर रहा है? एक इंडिपेंडेंट कोलिजियम होना चाहिए। जैसे जज को अपॉइंटमेंट करने कोलिजियम होता है ना, वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजता है। कोलिजियम में होता है 4+1, 4 सीनियर मोस्ट जज और एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सेलेक्ट करके किससे भेजता है? प्रेसिडेंट को भेजता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट को भेजेगा, गवर्नमेंट को भेजेगा, गवर्नमेंट को वो आगे प्रेसिडेंट को पास करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट को किसी नाम से आपत्ति है, वापस रिकमेंडेशन वापस भेज देगी। अगर इन्हें दोबारा सेंड की तो गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा। ये कोलिजियम होता है, इंडिपेंडेंट कोलिजियम होता है, जज को ही सिलेक्ट करते हैं। तो ये ऐसा बोला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको भी लिए कोलिजियम होना चाहिए। ऐसी पिटीशन कहाँ गई है? ऐसी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई है, जो भी होगा देखी जाएगी। ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक DRDO की वैक्सीन है, वो इमरजेंसी यूज़ के लिए चालू हो गई है, ठीक है। नाम याद रखो, डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG, डेवलप बाय द DRDO। किसकी मदद से डेवलप किया? रेड्डी लेबोरेटरी हैदराबाद, उसकी मदद से डेवलप की गई है। और हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। DRDO का एक विंग है, NIMS करके नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस। इसकी लैब ने डेवलप की है, अलॉन्ग विद DRL, अलॉन्ग विद डॉक्टर रेड्डी लैब। डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर निम्स ने डेवलप की है। ये DRDO की लैब है। बस आपको ये याद रखना है, प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये यूज़ की जाएगी, मतलब कि हर हॉस्पिटल में आ जाएगी इन द एंड ऑफ जून तक। मतलब ये यूज़ की जाएगी, जिनके पास ऑक्सीजन लेवल जिनका कम हो रहा है, उनको शायद हेल्प मिलेगी इस वैक्सीन की हेल्प से। उसके बाद टेलीमेडिसिन सर्विस को और बढ़ाया जाएगा। और देखो कितनी बढ़िया बात बोली है मोदी जी ने। This long-term battle against the virus must be challenge for the medical after fraternity, but the faith and citizens stand with you in this fight। अब तो लॉन्ग टर्म बोल रहे हो, पूरे इलेक्शन आपने करा लिया, अब लॉन्ग टर्म। डॉक्टर चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे बिल्लू सब कुछ बंद कर दो, लॉकडाउन रखो, इलेक्शन मत कराओ, सब कुछ चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे। अब इनको याद आ रही है लॉन्ग टर्म, ठीक है। डॉक्टर के हमारा फेथ साथ है। जब डॉक्टर सड़क पे बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के आप गलत कर रहे हो, गैदरिंग कर रहे हो, मास गैदरिंग कर रहे हो, तब डॉक्टर की याद नहीं है। बर्डन डॉक्टर पे आ गया, डॉक्टर की पिटाई होने लगी, उसके बाद इनको याद आई है। मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा, जो रेशनल चीज़ है, पढ़ा लिखा इंसान सोच समझ नहीं सकती है, उस बेस पे बोल रहा हूँ। स्टेट इंटरेस्ट टू स्पुतनिक 5, जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, वो थोड़ा 90% 92% उसकी एफिकेसी ज़्यादा है, तो उस पर स्टेट का इंटरेस्ट आ रहा है। जो स्टेट खरीदेंगे ना, तो 8 स्टेट ने इंटरेस्ट दिखा है। तो स्पुतनिक 5 किसकी है? वो रशियन वैक्सीन है। और इंडिया में कौन डेवलप कर रहा है? डॉक्टर रेड्डी लैब। और आपको शेयर खरीदने हैं ना, रेड्डी लैब के शेयर खरीद लो। ये पहले ही खरीद लेते, अब तो इसकी बहुत डिमांड बढ़ गई है, तो मुश्किल शायद अब तो बहुत हाई होंगे। पर सीरम इंस्टीट्यूट है, उसमें एक आपका इंस्टीट्यूट है आपका, मैं आपको बता दूं उसका नाम क्या है, शिप्ला के शेयर खरीद लो, वो भी वैक्सीन डेवलप करने में हेल्प करेगा। ये आज की न्यूज़ है, मे बी आज कम हो, शाम तक तो बढ़ गए होंगे, अब तो बंद हो गया शेयर मार्केट। उसके बाद आती है रेमडेसिविर को हाई कोर्ट ने बोला है कि इसके साथ लाइसेंस कंपनी को स्टार्टअप कर दिया गया है। मतलब ये भी होगा कि 1.5 करोड़ वैक्सीन एक दिन में, एक मंथ में डेवलप की जाए। मतलब ये वाली जो है, जो दवाई है, डेवलप की जाए। ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद बिहार टॉप इन द डेथ ऑफ द डॉक्टर की डेथ बहुत हो रही है सेकंड वेव में, बिहार टॉप पे है।
फिर गाजा टनल डिप्लोमेट वर्क ऑन द सीज फायर, चालू हुआ है कि लड़ाई वड़ाई चल रही है उनके बीच में। इस इंडिया फ़िलिस्तीन पॉलिसी इन्वॉल्व, अभी क्या हुआ, यूएन में वोटिंग हुई थी कि कौन फ़िलिस्तीन के मतलब सपोर्ट में है, कौन सा अगेंस्ट में है, कौन इसराइल के साथ में है। इंडिया ने क्या किया, फ़िलिस्तीन का बैक दिया, ठीक है ना, क्योंकि एक ह्यूमनिटरी वायलेशन है, फ़िलिस्तीन का साथ दिया है, पर चुप रहा है, कुछ बोला नहीं है, ठीक है ना, बस चुप रहा है, कुछ बोला नहीं है। तो वही सारी से बताया गया कैसे वो 25 कंट्री हुआ, उन्होंने फ़िलिस्तीन का साथ दिया और उन्होंने उसके ऊपर साथ दिया। तो ये सारी चीज़ें कि बस इंडिया ने इतना बोला है कि दोनों को आपस में मिलकर अपना मैटर सॉल्व कर लेना चाहिए, इतनी बात की गई है। ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना ने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है, एक दिन में 14 लाख आदमियों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया उन्होंने, लगाई है। तो ये सारी न्यूज़ है। फरेट जी बी ऐसी हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंगापुर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सेकेंड वेव में मतलब डिमांड जो है वो बहुत हिट हो गई है। मैं आपको पढ़ाऊंगा डिमांड पुश इन्फ्लेशन क्या होती है, कॉस्टफुल इन्फ्लेशन क्या होती है, WPI क्या होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। अब शॉर्टेज आ गई है। 70% जो इनपुट होता है ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, यानी कि जो आपका API होता है, API क्या है, एक रॉ मटेरियल है दवाई बनाने का, वो कहाँ से आता है, 70-80% जो इम्पोर्ट होता है वो चाइना से इम्पोर्ट किया जाता है। तो आप याद रखो, अगर वो इम्पोर्ट बंद हो गया, प्रॉब्लम आ गई, तो आपके सामने क्या आ गई, आप दवाई भी नहीं बना पाएंगे। तो ये खुद आप देख लो। चुन आपके नडेला है फ्रेंच, मतलब कि आपका कौन क्या जीत चुके हैं, 10th टाइटल जीत चुके हैं। कहाँ पे, किस चीज़ का टाइटल था ये टाइटल था आपका फ्रेंच, ये इटालियन ओपन का था। ये आपको याद रखना है, इटालियन ओपन का, इटालियन ओपन। ये पूछ ली जाते हैं CDS का पेपर हो या फिर SSC का, US ओपन किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ओपन। ये थोड़ा याद रखो, फ्रेंच ओपन आपका, ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ये थोड़ी जो ओपन है इनको कौन जीतता है कौन हारता है इनको याद रखो। और ये इनका सीक्वेंस है, पहले कहाँ होंगे, दूसरे फिर कहाँ होंगे, फिर कहाँ होंगे। और इनकी जो पिच होती है वो भी डिफरेंट होती है, एक घास वाली होती है, एक हार्ड वाली होती है। तो उस पिच को भी याद रखो, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है, फ्रेंच में मतलब कौन सी है, उसके बाद US ओपन में कौन सी पिच पे खेला जाता है, तो वो भी थोड़ा याद रखो। मैंने क्वेश्चन देखे हैं तो ही मैं आपको बता रहा हूँ। हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि डिमांड क्या होती है, फिर WPI क्या होता है, CPI क्या होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा क्या खत्म हो जाएगा, हमारा हिंदू का डिस्कशन खत्म हो जाएगा। मेरी कोशिश रहती है जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करें उसके हम शुरू से लेकर आखिरी तक, एडवांस लेवल तक सब चीज़ कंप्लीट करें। कभी इन फ्यूचर हमें वो कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े एक बार पढ़ने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन डेफिनेशन क्या होती है, WPI CPI, मेजरमेंट एंड कॉजेज क्या होते हैं। इन्फ्लेशन एक सिंपल थिंग होती है। इन्फ्लेशन इज ए डिफाइन एज अ सिचुएशन वेयर देयर इज द, मतलब कि सस्टेंड होती है अनचेक इंक्रीज इन द जनरल प्राइस। जैसे आप चीज़ लेने गए, जैसे मैं एग्जाम्पल दिया गया है कि आप चीज़ लेने गए 100 रुपये की थी, कल जाके पता लगा वो 200 रुपये की होगी। तो एकदम से पैसे बढ़ना, ठीक है ना, और एकदम से पैसे मतलब कि परचेजिंग पावर फॉल हो जाना। मतलब जैसे आपने 10 पेन लेके आते थे, अब पैसे बढ़ गए, उसके 20 रुपये का पेन हो गया। पहले 10 रुपये का 10 पेन लाते थे 100 रुपये का, अब 100 रुपये में कितने पेन लाएंगे, अब 5 पेन लाएंगे आप। तो इस तरह से क्या हुआ, उसके पैसे बढ़ गए, जो आपकी परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई, ठीक है ना। दस द इन्फ्लेशन कंडीशन इज अ प्राइस राइज करना होता है। प्राइस राइजिंग कैन बी क्लासीफाइड, एक तो इंक्रीज इन डिमांड या रिडक्शन इन सप्लाई। या तो डिमांड बढ़ जाए, जैसे आपको देखो ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बढ़ी तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ गए, या फिर डिमांड तो उतनी है 100 सिलेंडर डेली चाहिए, पर क्या है सप्लाई 50 सिलेंडर की हो रही है, तो उसके बाद भी प्राइस बढ़ जाएंगे। ये भी कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती है। इन्फ्लेशन एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल जो वही दिया गया है कि 100 रुपये की चीज़ 5 किलो आती थी, 1 kg 20 रुपये की आती थी, तो उसके कुछ प्राइस बढ़ गए 5-6 रुपये, तो वो 4 kg आती है 25 रुपये उसके प्राइस हो गए। तो यही सारी चीज़ पे बताई गई। प्रॉब्लम क्या है इन्फ्लेशन के साथ, प्रॉब्लम ये है कि मतलब कि जो होता है इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन, एक इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लोग कम खरीदेंगे, डिमांड भी कम आएगी लोगों की, मतलब प्राइस बढ़ चुके हैं। तो इतने गरीब लोग पे असर जाएगा, जो उनको सेविंग करते थे लोग, डिस्पोजल इनकम की सेविंग करते थे, ठीक है ना, और चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे। कहीं भी कर लेंगे, सेविंग होगी तो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, तो वो थोड़ा कम हो जाती है। अब इन्फ्लेशन रेटेड इन इंडिया, वो कैसे रेटेड किया जाता है। इंडिया में 3 तरह से इन्फ्लेशन रेटेड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे किया जाता है, WPI, होल सेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा होता है कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स। होल सेल प्राइस इंडेक्स में आपको सीधा सीधा बताऊँ, 3 तरीके की चीज़ें बनती है। एक तो प्रोडक्शन, आप फैक्ट्री में चीज़ बनाओ, फैक्ट्री के बाद वो चीज़ कहाँ जाएगी, वो जाएगी होलसेल वाले के पास। होलसेल वाले से कौन खरीद के जाएंगे, रिटेलर वाले। और हम रिटेल शॉप से हम खरीद के लाएंगे, रिटेल शॉप से हम खरीद के लाएंगे कंज्यूमर। जिसे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और यहाँ होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और यहाँ होता है फैक्ट्री से प्रोडक्शन वाला। तो ऐसे होता है। तो इसमें क्या होता है, बट व्हेन जनरली फाइंड हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, इन्फ्लेशन रेटेड बेस्ड ऑन द WPI। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है WPI से दिया जाता है।
लास्ट 50 ईयर। WPI बेस्ड इन्फ्लेशन रेट शो करता है एवरेज इन्फ्लेशन रेट, ठीक है ना, अराउंड 7 to 8% होना चाहिए। हाई इन्फ्लेशन रेट ऑब्जर्व दैट इंडिया वॉज 74% इन सितंबर ऑफ 1974। इतनी तकड़ी इन्फ्लेशन पहुंच गई थी WPI में। लोअर रेट टच सबसे कम कहाँ पे गया था, मतलब मंदी कब आई थी, वो भी 1976 में की आई। आप एक दौर दे सकते हैं 1975 का 74 का, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। 1974 में क्या होता है, इमरजेंसी लागू हुई थी, ठीक है ना। 1975 में शायद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, नेशनल इमरजेंसी। इसमें 2 एक्ट भी आए थे। 1974 में कौन सा आया था आपका, 2 एक्ट भी आए थे, ठीक है ना। 46 में भी एक एक्ट आया था, मतलब 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, 78 में आया था आपका। ये सारी चीज़ें हो ठीक है ना। तो हाउ मेजर द इन्फ्लेशन रेट, कैसे मेज़र किया जाता है, वही मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन बेसिस पे, होलसेल, रिटेलर, इस बेसिस पे देखा जाता है कि प्राइस कितना है। इन्फ्लेशन एज द प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर कौन है, जो बना रहा है चीज़ को, जो पेन को कर रहा है। देख नो, उसके लिए कोई इंडेक्स नहीं है टू मेजर द इन्फ्लेशन। आपका प्रोड्यूसर लेवल पे, फैक्ट्री लेवल पे देखने कोई इन्फ्लेशन देखने का कोई आपके पास कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है। होलसेल प्राइस के लिए है आपका, होलसेल प्राइस पर आप देख सकते हैं, उसके लिए WPI बनाया गया है, ठीक है ना। दिस जो इन्फ्लेशन रेट है ऑफ्टन नोन एज द हेडलाइन इन्फ्लेशन भी इसको बोलते हैं। WPI कौन बेस करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को निकालती है। RBI 2014 तक क्या करता था, डिसीजन जो लेता था इन्फ्लेशन से रिलेटेड, जो WPI को देखता था, फिर उसने बाद में चेंज कर दिया, वो CPI से देखने लगा। ऐसा चेंज किया गया था 2014 में। रघुराम राजन थे, उन्होंने क्या किया, RBI ने शिफ्ट कर दिया इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए WPI। वो देखा कि होलसेल में 2 रुपये की चीज़ बिक रही है, पर वो जब रिटेलर वाला, कंज्यूमर वाला खरीद के लिए, रिटेलर वाला ले जा रहा है, वो 5 रुपये में बेच रहा है। तो कंज्यूमर को तो एट लास्ट जो हम लोग खरीद के ला रहे हैं 5 रुपये में ला रहे हैं ना, वहाँ रिटेलर में तो 2 रुपये दिखा रहा है, पर महंगाई एक्चुअली मार्केट में रिटेलर ने कर रखी है। तो वो सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो बाद में वो रिटेलर भी लेके आ गया कि इससे प्रॉपर तरीके से कहोगे CPI से होगा। इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल क्या होती है, कंज्यूमर लेवल, मतलब कि रिटेलर लेवल, वो मैंने बताया कंज्यूमर जहाँ से हम खरीद के लाते हैं, वही सारा। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, 260 कमोडिटीज़ आती हैं इसके अंदर, सर्विस भी आती हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर बस क्या आता है, गुड्स आती हैं ओनली, इसके अंदर सर्विस भी आती है, तो दोनों चीज़ भी काउंट हो रही है। 4 प्रकार के इंडेक्स होते हैं इसके, मतलब कि इंडिकेटर, जो इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर इंडेक्स आपका लेबर, एग्रीकल्चर लेबर होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयमेंट होता है, UNME। नाउ जो सीरीज़ है वो 100, मतलब ऐसे नापी जाती है। थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ, जो लेबर वाले हैं ना, लेबर और वर्कर वाले, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर निकालती है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कंबाइन है आपका, रूरल और अर्बन का दोनों आता है, वो कौन निकालता है, वो निकालता है आपका मतलब कि CSO, सेंट्रल स्टेटिक ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक के अंदर आता है, रूरल कंबाइन वाला जो देखो ये रहा। तो आपको ऐसे थोड़ा याद रखना है। एक तरह से रिटेल बेस्ड शॉप है, जो रिटेल पर खरीद कर कैलकुलेट किया जाता है कि डियरनेस अलाउंसेस टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है ना। हेडलाइन इन्फ्लेशन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है ना। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, मेजर करती है टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी। तो टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी इंक्लूड द प्राइस ऑफ फूड, फ्यूल एंड ऑल अदर कमोडिटी, मतलब हेडलाइन में सब कुछ आता है, सब कुछ इंक्लूड करती है। द इन्फ्लेशन में एक्सप्रेस किया जाता है WPI लेवल पे, इसको चेक किया जाता है। यूजली डोनेटेड द हेडलाइन इन्फ्लेशन थ्रू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वैल्यू ऑफ्टन हायर, WPI वैल्यू ट्रेडिशनली मेक हेडलाइन, ठीक है ना। तो WPI वैल्यू पे हेडलाइन इन्फ्लेशन को चेक किया जाता है, सब कुछ आता है, फूड, फ्यूल और सब कमोडिटीज़। अब कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, जो इन्फ्लेशन होती है और द नॉन फूड इन्फ्लेशन, इसमें क्या किया जाता है कि डिनोट किया जाता है कि इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी कितनी है। कोर इन्फ्लेशन कंसिडर किया जाता है फूड एंड फ्यूल को। इन्फ्लेशन डज नॉट, इसमें क्या क्या नहीं आता है, इसमें फूड नहीं आता और फ्यूल नहीं आता। ऐसा क्यों नहीं आता, देखो कभी फ्यूल के प्राइस घट जाते हैं, कभी एकदम से कम हो जाते हैं, कभी आपका दाल 100 रुपये किलो हो जाती है, कभी 50 रुपये किलो हो जाती है। तो उससे इन्फ्लेशन कैसे चेक करें, कल 50 रुपये थी आज कम हो गई। तो ये क्या करते हैं, जो वॉलेटिल, मतलब कि जिनकी पैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, जो मतलब कि वॉलेटिल ऊपर नीचे होती रहती हैं चीज़ों को, उनको क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जो बची हुई चीज़ की इन्फ्लेशन ये चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। द कॉन्सेप्ट ड्राइव फ्रॉम द हेडलाइन इन्फ्लेशन से लिया गया था। तो ठीक है ना, कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, एक्सक्लूड फूड एंड द फ्यूल आइटम फ्रॉम द होलसेल प्राइस इंडेक्स और द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और कोर इन्फ्लेशन निकाल ली जाती है। तो आप याद रखना, कोर इन्फ्लेशन कम प्रोडक्ट होता है कंपेयर टू हेडलाइन में। हेडलाइन में तीनों चीज़ें होती हैं, इसमें क्या नहीं होता कोर में, इसमें जो वॉलेटिल वाली चीज़ें होती हैं, फ्यूल और फूड होता है, उनको बाहर रख दिया जाता है। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इन्फ्लेशन के, महंगाई बढ़ने के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं।
आप पेंडेमिक में खुद सोचो ना, ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बढ़ी तो उसके प्राइस बढ़ गए, ठीक है। एक तो ये डिमांड होती है, इसे क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि राइजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो भी डिमांड बढ़ेगी, ब्लैक मनी ज़्यादा है तो भी डिमांड बढ़ सकती है, लोगों की इनकम ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है। या फिर एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो जाए, ठीक है ना, तो तब भी पैसा आ जाएगा मार्केट में लोगों के पास, तो भी सबके पास पैसा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। अब कॉस्ट पुश क्या होती है, कॉस्ट पुश क्या होती है, जैसे आपने कोई 2 रुपये का पेन डेवलप किया, पहले आप उसकी इंक लाते थे, उसकी बॉडी बनवाते थे, सब कुछ बनवाते थे, पहले 1-1 रुपये में बन जाती थी, लेबर भी उसे 2 रुपये में बना देती थी, 5 रुपये में आपका पेन तैयार हो जाता था, मार्केट में हम 6-7 रुपये का बेच देते थे, फैक्ट्री के बाद होलसेल को बेचेंगे, होलसेल वाला 8 रुपये का उसे रिटेल कंज्यूमर मतलब रिटेलर शॉप को बेचेगा, और रिटेलर शॉप वाला 10 रुपये का उसे बेच देगा, तो सब ऐसे चलता था। अब खुद बताओ, जब प्रोडक्शन कॉस्ट जो उसकी 5 रुपये पड़ रही थी, 6 रुपये में फैक्ट्री वाले बेच रहे थे, अब वो प्रोडक्शन कॉस्ट 7 रुपये हो गई, अब 7 रुपये उसकी लागत आ रही है बनाने में, तो वो होलसेल को कितना बेचेगा, वो 8 रुपये का बेचेगा या 9 रुपये का बेचेगा, 1 रुपये मुनाफे से बेचेगा, यानी 8 रुपये का बेचेगा, ठीक है ना। और उसे वो कंज्यूमर को कितना बेचेगा, वो 10 रुपये का बेचेगा होलसेल वाला, और कंज्यूमर पब्लिक को कितने बेचेगा, मतलब रिटेल कंज्यूमर को कितना बेचेगा, वो बेचेगा आपका 11 या 12 रुपये का, तो भी पैसे बढ़े। तो ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोटल नेक है, राइजिंग हो जाता है प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में, राइजिंग इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, यानी कि एमएसपी में, मतलब राइज कर दे, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ जाए, होल्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग होने लगे, या इंडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज हो जाए, फैक्ट्री से अगर टैक्स वैक्स लग के निकलता है ना, तो सब चीज़ों को चेक किया जाता है। अब आरबीआई कैसे एड्रेस करता है इन्फ्लेशन, मेजर कैसे किया जाता है इन्फ्लेशन को, जो सेंट्रल बैंक है वो सब चीज़ चेक करके पॉलिसी मेकिंग का यूज़ करता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मॉनेटरी पॉलिसी को कम रखना है, ऊपर रखना है, मार्केट में पैसा देना है, कम देना है, क्योंकि इन्फ्लेशन चेक करनी है। वो टूल का जो यूज़ करता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, इन सब चीज़ का यूज़ करता है। गवर्नमेंट क्या करती है, वो फिजिकल पॉलिसी का यूज़ करती है, फिजिकल पॉलिसी, और आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़। गवर्नमेंट फिजिकल में क्या होता है, टैक्स को बढ़ा दो, टैक्स को बढ़ा दोगे तो क्या, वो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी, मतलब टैक्स राइज हो जाएगा तो पैसे बढ़ जाएंगे, तो उनका यूज़ करते हैं, घटा दो, सस्ती करनी है चीज़ें वो। और आरबीआई क्या करता है, वो मार्केट को पैसा दे दो, वो बैंक के थ्रू पैसा सस्ता कर, लोन सस्ते हो जाएंगे, ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। वो क्या करेगा, आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगा, बढ़ा देगा, तो बैंक कम लोन लेंगे, तो वो पीछे का लोन महंगा हो जाएगा, पब्लिक को देते हैं तो लोग कम लोन लेंगे, तो उससे भी ऐसे कंट्रोल होता है सब चीज़ों में। इट्स इन्फ्लेशन ऑलवेज बैड द इकोनॉमी, ये इन्फ्लेशन होती है बैड होती है, नहीं, इन्फ्लेशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने है कि इन्फ्लेशन आपको रखना है 4, माइनस +-2%, यानी 2 और 6 के बीच में रखना है, और 4 मेंटेन रखना है। क्योंकि आप देखो ना, गुब्बारे को ज़्यादा फैलाने से भी ब्लास्ट हो जाएगा, पर आपको इसको मेंटेन रखना होता है ना। अगर कम हवा होगी तो भी बेकार लगेगा, तो गुब्बारे को आपको मेंटेन, बैलून को आपको एक मेंटेन पोजीशन में रखना होता है कि इकोनॉमी बढ़ती रहे। तो कभी कभी इन्फ्लेशन जो है, एक तरह से माइल्ड इन्फ्लेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्लो डाउन हो जाएगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, डिमांड ही खत्म हो जाएगी, तो डिमांड मेंटेन रखने के लिए आपको इन्फ्लेशन होना ज़रूरी है। मैं आपको WPI CPI में थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, होलसेल पे खरीदना लेवल पे, ये रिटेलर लेवल पे। ये पब्लिश कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमी एडवाइजरी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर इंडस्ट्री के कंज्यूमर इंडस्ट्री में आता है। इसे सेंट्रल स्टेटिक ऑफिस करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक वाला प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और लेबर ब्यूरो करता है, जो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। मैंने आपको बताया 3 जो वर्कर और लेबर वाले हैं वो लेबर मिनिस्ट्री निकालती है, और जो आपका कंबाइन वाला वो CSO निकालता है। इसमें क्या होता है, गुड्स ओनली होते हैं, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं। इन्फ्लेशन इज मेजर की जाती है फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, मतलब कि जैसे फैक्ट्री से खरीद के लाए, और ये क्या फाइनल स्टेज, जो बिल्कुल कंज्यूमर खरीदेंगे जाके, इनसे जाके, ये मैन्युफैक्चरर एंड होलसेल, देखो ये फर्स्ट हो गया, और ये कंज्यूमर खरीदेंगे। अब टाइप्स ऑफ कमोडिटी कवर कौन कौन सी करती है, मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स, इंटरमीडिएट गुड्स लाइक मिनरल, मशीनरी, बेसिक मटेरियल, क्योंकि गुड्स को करता है। अब ये गुड्स और सर्विस को दोनों करता है, तो इसमें क्या आएंगे, एजुकेशन भी आएगा, कम्युनिकेशन भी आएंगे, सर्विस सेक्टर में आता है, ट्रांसपोर्टेशन, आपका रिक्रिएशन, सब चीज़ इसमें आएंगे, फूड, बेवरेज, आपका हाउसिंग और मेडिकल केयर सब आएंगे। इसका बेस ईयर 2011-12 है, इसका भी 12 है ये, ठीक है। रिसेंटली इसको रिवाइज किया गया। तो ये सारी मेरी न्यूज़ थी हिंदू की, यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है चीज़ों को लिए, इतना ही रखते हैं। और आपको इसकी PDF चाहिए, जो मेरी PDF है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम पर, वहाँ पर डेली बेसिस पर आपके हिंदू को वहाँ पे PDF हिंदू की, और हिंदू की हाईलाइट आर्टिकल की उनकी PDF, और जो हमने ये PDF एक्सट्रैक्ट की है इसकी PDF, और भी चीज़ें हैं, मतलब कि आंसर राइटिंग, वैल्यूएशन, उसके बाद आपका क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑर्गेनाइज कराते हैं ग्रुप में, तो वो सारी चीज़ वहाँ पर आपको ग्रुप में मिलेंगी। थैंक यू सो मच, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छी लगी हो।